पेशावर के वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को गमज़दा कर दिया है। 100 लाशें अब तक उठाई जा चुकी हैं। 227 के करीब लोग ज़ख्मी हैं और कहा यह जा रहा है कि 27 और हलाकतों का, शहादतों का अंदेशा है, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं। और अब अगर इन हलाकतों की तादाद 125 या 150 तक पहुँच जाती है तो ये मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के छोटे अलमियों में ये वाक़या शुमार होगा। ये एक बड़ा खौफनाक वाक़या है और इस खौफनाक वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को हलाक रख दिया। लेकिन इस वाक़े से सबक लेने के बजाय या संजीदगी इख्तियार करने के बजाय हमने जो मिन हैसुल कौम जो हरकतें करनी शुरू कर दी हैं वो उससे ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है। मसलन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ग़ुलाम अली साहब वो जनाजे पर गए और ये याद रखें कि खैबर पख्तूनख्वा में 100 ऐसी लाशें उठी हैं जो मस्जिद के अंदर से, और जब वो जनाजे के लिए गए तो पहले फ़ोटो सेशन शुरू कर दिया उन्होंने। आप ज़रा वो फुटेज देख लें कि वो कर क्या रहे हैं। अब आप देखें कि जनाजे के सामने खड़े हैं पोज बना के, आपको नज़र आ रहा होगा, और दूसरी साइड पे कैमरे चल रहे हैं, उसके फ्लैश चल रहे हैं, कड़िक कड़िक की आवाज़ें आ रही हैं और कितना खूबसूरती से वो जनाजे की तरफ देख रहे हैं जैसे फ़ोटो सेशन हो रहा है। और उसके बाद फिर उन्होंने सिर्फ जनाजे को हाथ लगाना मुनासिब समझा और उनका ख्याल ये है कि उनका फरीज़ा मुकम्मल हो गया। ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड साबित करता है, बताता है कि हम लोग मिन हैसुल कौम हैं क्या। कल नूर आलम साहब कौमी असम्बली में फट पड़े और उन्होंने ये कहा कि आज जब ताज़ीती रेफरेंस हो रहा है कौमी असम्बली में और तकरीर हो रही है और पीछे जो मेंबर्स बैठे हुए हैं वो आपस में चहलें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं और हंसी मजाक चल रहा है, और कहने लगा कि मैं सामने तकरीर सुन रहा हूँ वज़ीर दिफा की और पीछे जो साथी बातें कर रहे हैं उससे मैं बहुत ज़्यादा दिल गिरफ्तार हुआ। और ये नूर आलम की बात 100% दुरुस्त है। यानी आप संजीदगी का आलम देखिए कि कौमी असम्बली के अंदर भी लोग बजाय इसके कि कोई पॉलिसी बनाएं या इस वाक़े को सीरियस लें, वहाँ पे एक दूसरे के साथ जोक्स चला रहे हैं। सेम इसी तरह इमरान खान साहब का PTI का जो पूरा एटीट्यूड है वो ये है कि देखें जी हम तो गए, और उसके बाद जो नई हुकूमत है कितनी नाहल है कि वो पेशावर को कंट्रोल नहीं कर सकी या दहशतगर्दों को कंट्रोल नहीं कर सकी, बल्कि KPK गवर्नमेंट के जो साबका वज़रा हैं या वज़ीर आला हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि जब से वफाकी हुकूमत तब्दील हुई, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई, तो उसके बाद का ये शाखसाना है, उसका ये नतीजा है। क्योंकि अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट वफाक में होती तो फिर ये दहशतगर्दों को हिम्मत ना होती कि वो पेशावर में इस किस्म का काम कर सकें या हरकत कर सकें। जबकि जो फैक्चुअल अदाद-ओ-शुमार है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो पिछले 2 सालों से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और अगर वो फिगर्स देखें तो ऐसा लग रहा था कि इससे पहले ये काम शुरू हो चुका था, बस हमने आंखें बंद की हुई थी। और आंखें हमारी उस वक्त खुली जब हमारे पास 125 लाशें हमारे पास आ गईं, या 100 लाशें हमने उठा ली और बाकी जो ज़ख्मी हैं उनको हमने अस्पतालों में दाखिल कर लिया। उसके बाद थोड़ी थोड़ी आंखें खुलना शुरू हुई, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आंखें अभी भी पूरी तरह नहीं खुली। और ये जो वाक़या है ये पेशावर के रेड जोन में हुआ, पुलिस लेन्स में, और इसको खैबर पख्तूनख्वा का GHQ भी कहा जाता है। यानी जो पूरी पुलिस फोर्स है वो जिस कंपाउंड में रहती है उसे पुलिस लाइन्स कहा जाता है। यहाँ पे 3000 पुलिस एहलकार तैनात हैं या रहते हैं या उनकी रिहाइश गाहें हैं। और जो इसका गेट है, अगर आप गेट देखें तो इंतहाई सिक्योर गेट है, उसमें बगैर शनाख्ती कार्ड के, बगैर अपनी आइडेंटिफिकेशन के कोई शख्स अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और ये दहशतगर्द ना सिर्फ उस गेट से गुजरा, बल्कि उसके बाद 6 मुख्तलिफ पिकेट्स हैं और वहाँ बैरियर्स लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे CCPO का ऑफिस है, फिर वहाँ पे जो RPO है उसका ऑफिस है, फिर वहाँ पे SSP का ऑफिस है, फिर वहाँ पे कमांडेंट का ऑफिस है। ये सारे ऑफिस क्रॉस करके वो मस्जिद तक पहुँचा, और मस्जिद में भी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की इस धमाके के लिए वो बड़ी खौफनाक है। ये याद रखें कि ये जो मस्जिद है ये इसका स्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा भरपूर किस्म का खूबसूरत मजबूत स्ट्रक्चर बनाया गया था। मस्जिद के नीचे पिलर्स नहीं थे। पिलर्स अमूमन ऐसा होता है कि जब बिल्डिंग 10 फुट से ज़्यादा हो या 15 फुट से ज़्यादा हो या 20 फुट से ज़्यादा हो तो उसको नीचे से पिलर देना पड़ता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इतना मजबूत बनाया गया था कि नीचे पिलर्स की ज़रूरत नहीं थी। और जिन लोगों ने धमाका किया उनको इस चीज़ का पता था, लिहाजा उन्होंने धमाका करने वाले खुद कुछ हमलावर को एक ऐसी जगह पर बैठाया कि जहाँ से जब उसने धमाका किया तो जो मेन दीवार थी वो गिर गई। जब दीवार गिरी तो पूरी की पूरी छत नमाजियों के ऊपर गिर गई और नमाजी उसके नीचे कुचले गए। यानी उन लोगों की इतनी रैकी थी कि उनको पता था कि इसके नीचे सतून नहीं है, नहीं तो अमूमन सतून छत को रोक लेते हैं और सिर्फ छत का एक हिस्सा गिरता है, जिसकी वजह से
हलाकतें कम होती हैं, पूरी मस्जिद या पूरी इमारत के अंदर जो लोग हैं वो बच जाते हैं। लेकिन वो इतने समझदार, चालाक और होशियार थे कि उन्होंने बाकायदा रैकी की। उनको पता था कि ये दीवार है, अगर ये दीवार गिर गई तो ये पूरी छत गिर जाएगी। और इसके साथ साथ जो धमाका खेज मवाद था उसे TNT कहते हैं, और ये वो धमाका खेज मवाद है जो बिल्डिंग्स गिराने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस वाक़े के अंदर बिल्डिंग गिराने वाला बारूद इस्तेमाल किया गया और फिर धमाका करने वाले को ऐसी जगह पे बैठाया गया जिससे मेन दीवार गिरी और इसके बाद पूरी छत गिर गई और लोग नीचे कुचले गए। तो धमाके से इतनी हलाकतें नहीं हुई जितनी छत गिरने से हुई। फिर खैबर पख्तूनख्वा में 9.5 साल PTI की हुकूमत के बावजूद कोई ऐसी मशीनरी नहीं थी कि जिससे इस छत को उठाया जा सके और नीचे जो ज़ख्मी थे उनको निकाला जा सके। अगर ज़ख्मियों को निकाल लिया जाता तो 50-60 जानें मज़ीद बच सकती थी, लेकिन ज़ाहिर है हम नहीं बचा सके। हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट ही नहीं था जिससे इस मस्जिद के मलबे को उठाया जा सके। और ये एक अलमिया। दूसरा अलमिया ये है कि जब ज़्यादा तफसीलात में जाते हैं हम तो हमें ये पता चलता है कि जो पिछले 1.5 साल के अंदर जो तालिबान के साथ, TTP के साथ जो मुज़ाकरात चलते रहे पाकिस्तान के, उसमें कुछ हमने गलतियाँ की जनरल फैज़ साहब के दौर में, क्योंकि जनरल फैज़ साहब इन मुज़ाकरात को हैंडल कर रहे थे और इनका TTP के साथ मुज़ाकराती ताल्लुक़ था। उसमें मुज़ाकरात के दौरान 100 लोग जो जेलों में बंद थे TTP के, उन सब को रिलीज़ कर दिया गया। फिर कुछ लोग जिन्होंने माफ़ी मांग ली उन सब को पाकिस्तान में आने, फाटा में रहने और खैबर पख्तूनख्वा में अकामत पजीर होने की इजाज़त दे दी गई। और इन लोगों ने वापस आके ना बाकायदा अपनी रूट्स दोबारा डेवलप कर ली, बल्कि इन्होंने भत्ता लेना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता इनके पास क्योंकि वेपन भी थे और इन्होंने उन हथियारों से वहाँ पे कार्रवाई शुरू कर दी। ये याद रखें कि इससे पहले जो TTP थी उसके पास जदीद असलहा नहीं था, लेकिन अब क्योंकि वहाँ से अमेरिकन और NATO फोर्सेस गई हैं वापस अफ़गानिस्तान से, तो इनके पास 3-4 ऐसे लिथल किस्म के वेपन्स हैं जो पाकिस्तान की स्टेट के पास नहीं हैं। मसलन इनके पास एक थर्मल साइट्स हैं। थर्मल साइट्स जो होती है एक टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए आप दूर से 2-2.5 किलोमीटर दूर बैठ के किसी भी हिलती हुई चीज़ को आप फोकस कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये उसका विजन ले लेता है बल्कि उसके पूरे ऑर्गन्स का बता देता है कि दिल कहाँ है, इसका ब्रेन कहाँ है, हाथ कहाँ है, और पूरी उसकी पिक्चर आ जाती। पिक्चर के बाद फिर इनके पास नाइट विजन वेपन्स हैं कि जिसके ज़रिए उसका लॉक करके ये यहाँ से गोली चलाते हैं तो 2-2.5 किलोमीटर दूर एग्जैक्ट उस जगह पे जाके गोली लग जाती है। तो ये इनके पास एक जदीद असलहा है। इसके अलावा इनके पास मिसाइल्स हैं। फिर इनके पास बहुत जदीद टेक्नोलॉजी है जिससे ये छतें गिरा सकते हैं, जिससे पूरी बिल्डिंग गिरा सकते हैं। और नेक्टा की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक फाटा के अंदर इस वक्त ऐसे लोग हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं और वहाँ पे उन्होंने पुलिस को पसपा कर दिया। वहाँ से जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या जो इदारे हैं उन सब को पीछे कर दिया गया और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ऑलमोस्ट TTP के हाथ में चला गया। और नेक्टा की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक इन सब को बरमदाख बुगटी बाहर से बैठ के सपोर्ट कर रहा है और इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और व्हाट्सएप ग्रुपों के ज़रिए ये इंफॉर्मेशन पास करते हैं और उसके बाद ये हमले होते हैं बाकायदा रैकी करके। और इनके पास सेटेलाइट के इमेजेस भी होते हैं, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी भी है जिससे बाकायदा रैकी करके जगह को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे जाके हमले किए जाते हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बाहर से लोग बैठ के ना सिर्फ टेक्नोलॉजी दे रहे हैं बल्कि ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उसके साथ पैसा भी दे रहे हैं और दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को इस वक्त इंतहाई कमज़ोर पोजीशन पर ले गया। तो अब आप चैलेंजेस देखें कि पाकिस्तान के अंदर सियासी पोलराइजेशन और संजीदगी का आलम यह है कि हमने इस धमाके के बाद, इस सानहे के बाद सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सोग मनाया, जबकि पूरे पाकिस्तान के अंदर सोग होना चाहिए था। पाकिस्तान का झंडा पूरे पाकिस्तान में सरनुगू होना चाहिए था और हम सबको सोग मनाना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा लगता है जैसे खैबर पख्तूनख्वा को हमने अलग कर दिया अपने आप से। तो सिर्फ वहाँ पे सोग मनाया जा रहा है, वहाँ पे सिर्फ कोई एहसास हो रहा है। जो इस साइड पे है वहाँ पे इतना एहसास नहीं है जितना होना चाहिए था। फिर जो गवर्नर साहब हैं वो जनाजे के सामने खड़े होकर फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। फिर PTI जो है वो नई गवर्नमेंट के ऊपर, वफाकी गवर्नमेंट के ऊपर एतराज़ कर रही है, वफाकी हुकूमत पुरानी गवर्नमेंट के ऊपर डाल रही है। और इस वाक़े के बाद भी हमारी जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है वो ये है कि सियासतदान के साथ नहीं बैठ रहा। तो ये हमारी संजीदगी का आलम है। और दूसरी तरफ जो हमारा दुश्मन है वो दिन रात यही काम कर रहा है, उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन जो मुहाफ़िज़ है पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और वो इकट्ठे बैठने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो अब अगर इन सारी सूरत हाल को देखा जाए तो सवाल फिर वही बनता है कि पाकिस्तान का बनेगा क्या। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर ये इसी तरह हालात रहे तो वक्त दूर नहीं है कि सियासतदानों को पाकिस्तान के अंदर मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी।